नमस्कार बच्चों, मैं योगेंद्र और आज से मैं आपका एक टीचर, एक दोस्त बनकर आप लोगों को एक पढ़ाऊंगा क्लास 10th का मैथमेटिक्स। और क्लास 10th के मैथमेटिक्स में हम वो चीज़ें भी पढ़ेंगे जिन चीज़ों को सीबीएसई ने भले ही अपनी बुक से हटा दिया है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसको यूज़ करेंगे तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर वो सारी चीज़ें क्या होंगी, आपकी आएंगी। तो जो छूटी हुई चीज़ें हैं उनको भी हम साथ लेकर चलेंगे और सारा का सारा जो भी हमारा मैथ्स है क्लास 10th का सीबीएसई का, उसको वन बाय वन करके चैप्टर वाइज करके हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ आपका रियल नंबर। ओके, तो रियल नंबर की अगर हम बात करें तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये समझने के लिए हम जरा थोड़ा पीछे जाएंगे और ये देखेंगे कि रियल नंबर सीखने से पहले हम क्या चीज़ ऐसी है जो हमें आनी चाहिए। जब हम छोटी क्लासेस में थे तो छोटी क्लासेस में हम लोगों को कुछ चीज़ें सिखाई गई थी। जैसे अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर्स की, तो सभी लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये क्या होते हैं, हमारे सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। अगर मैं इससे थोड़ा सा आगे बढ़ूं और देखूं कि होल नंबर्स क्या हैं हमारे, तो होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 0 से और आगे सो ऑन चलते हुए चले जाते हैं। तो होल नंबर्स हुए, नेचुरल नंबर्स हुए। अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हम क्या देखते हैं इसमें, इंटीजर्स। इंटीजर्स भी आप लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इन इंटीजर्स को अगर हम देखें तो इंटीजर्स दो पार्ट्स में डिवाइड है हमारे, क्या, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर्स। अगर मैं एक सिंपल नंबर लाइन बना दूं और इस सिंपल नंबर लाइन को मैं लिखूं तो 0 के राइट साइड में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे कैसे होंगे, हमारे पॉजिटिव होंगे, और 0 के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सब हमारे क्या होंगे, नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो यहां पर हम दो पार्ट्स में पूरे इंटीजर्स को डिवाइड कर सकते हैं कि 0 के राइट साइड में जितने भी इंटीजर्स हैं दे ऑल आर द पॉजिटिव इंटीजर्स, और अगर हम 0 के लेफ्ट साइड की बात करें तो दे ऑल आर द नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, और 0 भी एक इंटीजर है, बट हम और आप सब लोग ये जानते हैं कि 0 ना तो नेगेटिव इंटीजर्स में आता है और ना ही ये पॉजिटिव इंटीजर्स में आता है। 0 सिंपल 0 होता है। इसके राइट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, और इसके लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। अगर मैं कहूं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, और भी कई सारे नंबर हैं, प्राइम नंबर हैं, कंपोजिट नंबर हैं, कई सारे नंबर्स हैं। लेकिन जब हम इन सभी नंबर को क्या करें, एक साथ एक ग्रुप में कंबाइन कर दें, क्या कर दें, चाहे वो नेचुरल नंबर्स हो, चाहे आपके होल नंबर्स हो, चाहे आपके इंटीजर्स हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, आपके प्राइम नंबर्स हो, कंपोजिट नंबर्स हो, जो भी नंबर्स आप जानते हैं, अपने अब तक जितने नंबर्स को पढ़ा है, अगर हम उनको एक ग्रुप बना दें तो वो ग्रुप कहलाता है आपका रियल नंबर्स। तो हम कह सकते हैं कि रियल नंबर्स आर ऑल द नंबर्स, जितने भी नंबर्स हमने अब तक पढ़ चुके हैं वो सारे के सारे नंबर्स किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। हम थोड़ी आगे क्लासेस की जब बात करेंगे, क्लास 10th के बाद जब 11th में जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर एक नंबर आएगा आपका जो नंबर आई की फॉर्म में दिया होगा। किसकी फॉर्म में, आई की फॉर्म में। वो नंबर, उसको हम इस तरह से लिखते हैं a इक्वल्स टू, मतलब आई की वैल्यू उसके अंदर √-1 होती है। तो उन नंबर्स की अभी हम बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ क्या करेंगे, क्या, कि जो नंबर हम अब तक पढ़ चुके हैं वो सारे नंबर्स का अगर हम एक ग्रुप बना के कंबाइन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एक रियल नंबर का ग्रुप कहलाएगा। और रियल नंबर्स में ये सारे नंबर्स आएंगे जो हम अब तक पढ़ चुके हैं। और ये नंबर जो मैंने आपको बताया, जो नंबर आई की फॉर्म में लिखे जाएंगे, उन नंबरों को हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये आपके 11th क्लासेस में आएंगे जब आप 11th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये हुआ आपका रियल नंबर्स। क्या कि रियल नंबर्स क्या होते हैं
जो हम हमने पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, उन सभी नंबरों को थोड़ा रिवाइज करते हुए हमने एक ग्रुप बनाया कि नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, प्राइम नंबर हो, कंपोजिट नंबर हो, और भी बहुत सारे नंबर्स हैं, उन सभी नंबर को अगर हम लेके चलेंगे तो वो सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे? रियल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, अभी तक ये सब चीजें क्या थी? अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई थी, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? उनको ग्रुप कर रहे हैं। और ग्रुप करने पर ये नंबर्स कोई पूछे कि क्या होते हैं रियल नंबर्स, तो हम कह सकते हैं ऑल द नंबर्स आर रियल नंबर्स एक्सेप्ट दोज नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ आई, बिकॉज ये नंबर रियल नंबर के श्रेणी में नहीं आते हैं। ओके बच्चों, तो ये रियल नंबर्स थे। अब इस चैप्टर को थोड़ा थोड़ा हम धीमे धीमे आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं कि इस चैप्टर में आगे क्या है। बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक एक घंटे की क्लास तो लूंगा, लेकिन उस क्लास में ऐसा नहीं होगा कि आपका पूरा चैप्टर एक बार में कंप्लीट करा दिया जाए। यहाँ पर हम क्या करेंगे? टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, उस टॉपिक को क्लियर करेंगे और उस टॉपिक से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के एंड में आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, जिन क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे? हल करेंगे और चेक करेंगे कि वो क्वेश्चन सही है या नहीं है। तो नेक्स्ट डे उन क्वेश्चंस को जो मैंने आपको होमवर्क में दूंगा, हम और आप मिलकर उन पर डिस्कस भी करेंगे। ठीक है बेटा, तो अब हम आगे बात करते हैं। इसी चैप्टर में एक पहला टॉपिक है एंड दैट इज लेमा। अब बात ये आती है कि ये लेमा है क्या। अगर हम बात करें लेमा की, कि हमारे लिए बिल्कुल नया टॉपिक है, तो अगर हम लेमा की बात करें तो लेमा है क्या? देखो, कई ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो हमें पहले से प्रूव किए हुए होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम सब पढ़ चुके हैं, हमने 6-7 क्लासेस में पढ़ा हुआ है, a प्लस बी का होल क्यूब भी पढ़ा है, कई सारे फॉर्मूलेस पढ़े हैं हम लोगों ने। तो अगर मैं एक छोटा सा फॉर्मूला लेके चलूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम सब लोगों ने ये पढ़ा था क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक ऐसा फॉर्मूला है जो पहले से ही क्या हो रखा है? प्रूव हो रखा है। लेकिन इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? दूसरे क्वेश्चंस को प्रूव कर सकते हैं। हमने इनका यूज किया और कई सारे क्वेश्चंस प्रूव किए थे। 7th और 8th क्लास का अगर आपको ध्यान हो तो उनमें क्या किया था हम लोगों ने? हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से कई सारे क्वेश्चंस का क्या किया था? प्रूव किया था, कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो अगर बात की जाए यहाँ पर लेमा की, कि लेमा है क्या, तो लेमा को हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि ऐसे प्रूव्ड स्टेटमेंट, क्या? ऐसे प्रूव्ड स्टेटमेंट्स, मतलब जो पहले से प्रूव हो चुके हैं, और उन प्रूव्ड स्टेटमेंट की हेल्प से अगर हम एक दूसरा स्टेटमेंट प्रूव कर दें तो क्या कहेंगे? वो आपका क्या कहलाएगा? लेमा का है, कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लेमा। तो क्या बताया मैंने? ऐसे प्रूव्ड स्टेटमेंट जिनकी हेल्प से हम अदर स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका लेमा कहलाता है। समझ में आई बात है ना? कि जैसे अगर हम बात करें कि अगर मैं a प्लस बी का होल क्यूब लूं, तो a प्लस बी का होल क्यूब हम सब लोग जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। चाहो तो इसका अंदर मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो ये एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है। और इस प्रूव्ड स्टेटमेंट को हम क्या कर सकते हैं? दूसरे क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये भी क्या हुआ? एक तरह से लेमा हुआ। तो क्या बोलेंगे? अगर कोई तुमसे पूछ ले कि लेमा होता क्या है, तो कह देना कि ऐसे पहले से प्रूव किए गए स्टेटमेंट जो प्रूव हो चुके हैं और उनकी हेल्प से अगर हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव कर दें तो वो स्टेटमेंट हमारे क्या कहलाएंगे? लेमा कहलाएंगे। ओके, क्लियर? ओके, तो अब हम बात करते हैं, ये लेमा तो क्लियर हुआ, तो अगर आप लिखना चाहो तो उसको लिख लो। क्या? एनी प्रूव्ड स्टेटमेंट which are used to prove other statement। राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है, काम चलाइएगा।
ठीक है, तो एनी प्रूव्ड स्टेटमेंट विच आर यूज्ड टू प्रूव अदर स्टेटमेंट इज कॉल्ड लेमा। ये आपका लेमा होता है, क्योंकि लेमा मैंने इसलिए बताना उचित समझा क्योंकि अभी हम इक्वली डिवीजन लेमा पढ़ेंगे और इक्वली डिवीजन लेमा में इस लेमा का यूज होगा। ओके, तो ये था आपका लेमा। अब हम बात करते हैं क्या कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। ये क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है? तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम बात करेंगे, देखिए हम बचपन से एक चीज करते आए हैं, हमारी क्लास सेकंड थर्ड क्लास से हमारी मैडम हमको सिखाती आई हैं कुछ डिवीजन, कुछ इस तरह से हम लिखा करते थे। एक वैल्यू हमारी क्या हुआ करती थी, यहाँ पे लिखी जाया करती थी, हमने इसको ए मान लिया। एक वैल्यू यहाँ पर बी हुआ करती थी, ठीक है, यहाँ पर हम क्यू क्वेश्चन हुआ करता था, और जो लास्ट में क्या बचता था हमारा, वो होता था हमारा रिमाइंडर। तो हम क्या करते थे, हमारी मैम ने सिखाया था कि अगर हम किसी एक नंबर में किसी दूसरे नंबर से डिवाइड मारते हैं तो कुछ तो हमें क्वेश्चन मिलता है और एक लास्ट में हमारा बचता है रिमाइंडर। ये हम सब लोग जानते हैं। इसमें डिवीजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट और क्या होता है, रिमाइंडर। आप सब लोग जानते हैं कि क्यू क्वोशिएंट है, आर रिमाइंडर है, ए क्या है हमारा, ए हमारा डिविडेंड और बी क्या होता है हमारा, डिवीजर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि बी क्या है हमारा, डिवीजर, ए क्या है हमारा, डिविडेंड, क्यू क्या है हमारा, क्वोशिएंट और आर क्या है हमारा, रिमाइंडर। ओके, ये चार चीजें होती थी जो हमने बहुत छोटी क्लासेस से हमने पढ़ रखी हैं। तो बात ये है कि अब इनका यूज कैसे हम इस यूक्लिड डिवीजन लेमा में करेंगे। तो देखिए, आप अगर बात करें इन चीजों को, तो मैम ये कहा करती थी हम लोगों से, मैम थे या सर थे जो भी थे, वो हमसे ये कहा करते थे कि चेक करके दिखाओ कि तुमने ये जो डिवाइड किया है ये डिवाइड सही है या गलत है। तो हम क्या करते थे, हम यही तो करते थे बच्चों, क्या कि हमने जिस नंबर में डिवाइड लगाया वो अलग लिखा, और इस बी क्या है हमारा यहाँ पर, डिवीजर, तो इस डिवीजर का मल्टीप्लाई किसमें किया करते थे हम, क्वोशिएंट में। तो इसका मतलब ये हुआ बी का मल्टीप्लाई हमने किस में किया, क्यू में, और लास्ट में इसमें जो आर बचता है रिमाइंडर, वो इसमें हम क्या कर दिया करते थे, ऐड कर दिया करते थे। तो यहाँ पर ए इक्वल्स टू कितना बनता था हमारा, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये टर्म बनकर आया करती थी, और इसी टर्म को नाम दिया गया है यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या नाम दिया गया है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब देखो ये चीज क्या थी, ये चीज पहले से प्रूव थी कि हम जानते थे क्या कि a इक्वल्स टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है, और इसी का यूज करके हम आगे चैप्टर के अंदर इन स्टेटमेंट का यूज करके, जो स्टेटमेंट पहले से प्रूव है उनका यूज करके हम दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव करेंगे। और मैं बता दूं बच्चों कि यूक्लिड डिवीजन लेमा हम मोस्टली एचसीएफ के क्वेश्चंस फाइंड आउट करने में करते हैं। इनकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। ओके, कुछ आपके वर्ड प्रॉब्लम्स भी होती हैं, उसमें भी हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। कुछ वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल हमें दो नंबर दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा आप इनके एचसीएफ फाइंड कीजिए। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें साथ साथ क्या करते रहेंगे, आपका प्रिपरेशन भी होता रहेगा, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, इसमें एक चीज थोड़ी सोचने वाली बात है। देखो ये हम जानते तो हैं, लेकिन हम इसमें लिखना चाहेंगे, यहाँ पर आपकी जो r है और b है, ओके, इसमें एक छोटा सा रिलेशन होता है। इसमें रिलेशन क्या है, इसमें रिलेशन जैसे हमने किया कि 5 में डिवाइड लगाया 2 से, तो जैसे 5 में 2 से डिवाइड लगाया तो हमने देखा कि रिमाइंडर जब तक छोटा नहीं रहता इस वैल्यू से, तब तक हम इसको आगे करते चले जाते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आर की, कि ये जो आर है, कौन सी वैल्यू, ये जो आर है, ये आर हमेशा, मतलब कि ये रिमाइंडर हमेशा इससे क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो आर हमेशा किससे छोटी रहेगी, बी से। बी से हमेशा आर छोटी रहेगी और रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा या उससे इक्वल होता जाएगा। तो ध्यान रहे क्या कि बी की और आर में
एक छोटा सा ये रिलेशन यहाँ कंसिस्ट करता है इस इक्वल डिवीजन लेमा A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर में, क्या कि आर की वैल्यू हमेशा बी से लेस देन रहती है और आर की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी या फिर इक्वल रहती है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हम इसको एक स्टेटमेंट के रूप में भी लिख सकते हैं। अगर हम लिखें कि जैसे ए और इसमें कितने कुल मिला के हमारे पास आ रहे हैं, ए बी क्यू और आर, 4 चीजें आ रही हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लिख सकते हैं कि ए और बी और क्यू और आर, इसमें क्या है, एक छोटा सा स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट भी मैं भी आपको लिख के दिखा रहा हूं, जरा देखिएगा क्या है। मैं लिख रहा हूं, कि हमारे पास अगर ए और बी दो पॉजिटिव होल नंबर्स हैं, ठीक है, क्या ए और बी हमारे पास क्या है, दो पॉजिटिव होल नंबर्स हैं, या होल नंबर्स की जगह हम कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। होल नंबर्स भी सारे के सारे क्या है, हमारे इंटीजर्स ही आते हैं। तो हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास ए और बी दो पॉजिटिव होल नंबर्स या पॉजिटिव, हम इनको क्या बोल सकते हैं, इंटीजर्स भी कह सकते हैं, कि हमारे पास दो हैं, एक वैल्यू ए और एक वैल्यू बी। अगर ए और बी हमारे पास दो पॉजिटिव होल नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के केस में ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर जो हमने यहाँ पे लिखा है, इसमें दो इंटीजर, देखो ए और बी तो हो गए, ए और बी हो गए, और कौन कौन से रह गए, क्यू और आर। तो दो अगर पॉजिटिव होल नंबर्स आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो वहां पर देयर एग्जिस्ट टू होल नंबर्स, ध्यान रहे, होल नंबर्स, दो ऐसे होल नंबर एग्जिस्ट करेंगे, कौन कौन से, आपके Q और R, दो ऐसे होल नंबर एग्जिस्ट करेंगे इस इक्वल डिवीजन लेमा में। अगर आपके पास A और B दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो ऐसे दो होल नंबर एग्जिस्ट करेंगे Q और R, जिनमें ये रिलेशन निकल के आएगा, A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। और यहां पर ध्यान रहे कि R की वैल्यू हमेशा B से कैसी रहेगी, लेस रहेगी, और R की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 से इक्वल रह सकता है। रिमाइंडर हमने जब डिवाइड लगाते हैं तो हम जानते हैं क्या, कि रिमाइंडर 0 भी हो सकता है और रिमाइंडर इस वाली वैल्यू से 0 से बड़ा भी हो सकता है, या फिर उसके बराबर भी हो सकता है। डिवीजन तभी खत्म होता है जब हमारा रिमाइंडर कितना हो जाए, उसमें 0 हो जाए। तो 0 इट में बी 0 और ग्रेटर देन 0, 0 से कम नहीं हो सकता, 0 से कम होगा तो वो नंबर्स कैसे हो जाएंगे, आपके माइनस के नंबर हो जाएंगे। ओके बच्चों, तो ये था हमारा पूरा इक्वल डिवीजन लेमा। अगर हम इसको समराइज करें छोटा सा, तो क्या होगा, इक्वल डिवीजन लेमा दो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए वर्क करता है, ए और बी के लिए, जिसमें दो ऐसे होल नंबर एग्जिस्ट करते हैं क्यू और आर, जिनमें मिलाकर ये कंडीशन बनती है ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और जिसके अंदर ये आर की वैल्यू हमेशा बी से लेस रहती है और या फिर 0 से बड़ी या उसके इक्वल रहती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका पूरा इक्वल डिवीजन लेमा है। ध्यान ये रहे कि इस इक्वल डिवीजन लेमा को यूज हम करेंगे HCF फाइंड करने में। क्या फाइंड करने में यूज करेंगे इसको, HCF, दो नंबर्स के HCF जब भी फाइंड किए जाएंगे इस चैप्टर के अंदर, तो इक्वल डिवीजन लेमा की हेल्प से हम HCF फाइंड करेंगे और उसमें हम इस स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ध्यान रहे, क्योंकि मैंने जब आपको लेमा बताया था उसमें मैंने बताया था पहले से प्रूव्ड स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट क्या है, पहले से प्रूव है, तो उन्हीं की हेल्प से हम क्या करें, दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करें, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, लेमा कहलाते हैं। और ये भी क्या है, आपका एक स्टेटमेंट है ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें ये कंडीशन क्या करती है, लाई करती है। तो बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज पर, क्या कि इक्वल डिवीजन लेमा की ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रहे, और इस स्टेटमेंट के साथ साथ ये कंडीशन इसमें लाई करती है, ये भी आपको ध्यान रखकर चलना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो अब हम जरा बात करते हैं इससे आगे की, और अगर आपको कुछ इसमें लिखना हो तो उसमें आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं और लिख भी सकते हैं। मैं मिटा रहा हूं, अब इस पे बेस थोड़े से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, देखते हैं।
ओके, एक क्वेश्चन है छोटा सा, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हमें दो नंबर दे रखे हैं। फर्स्ट नंबर हमारे पास है 117 और सेकंड नंबर हमारे पास है कितना, 14। अब हमें करना क्या है, इन दोनों का HCF फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक, एक क्वेश्चन है छोटा सा जो यूक्लिड डिवीजन लेमा पर ही बेस्ड है। ये बेसिक क्वेश्चन है, तो हम करने की शुरुआत करते हैं। तो क्या कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 117 पहला नंबर है, दूसरा नंबर कितना है हमारा 14 है, और जब हम इन दोनों नंबरों का HCF फाइंड करेंगे तो HCF तो हम वैसे नॉर्मल वे में फाइंड कर सकते हैं, जैसे बच्चों में हमने सीखा था प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह से और भी सब चीज़ों से सीखा था। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, HCF उन वे से ना, उस वे से ना निकालकर हम HCF किसकी हेल्प से निकालेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से निकालेंगे। तो देखो बहुत छोटा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, देखो इसको हम जरा थोड़ा रफ में करेंगे कि हमें 14 से छोटे नंबर से इस बड़े नंबर में क्या लगाना है, डिवाइड लगाना है। सॉरी, दिस इज 117। एक चीज और ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि ये जो वैल्यू होती है जिसको हमने A कहा था और ये क्या होती है हमारी B, तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी 117 और B की वैल्यू कितनी 14। तो जरा देख के बताओ उसमें बड़ा कौन, 117 ना। तो क्या A की वैल्यू हमेशा B की वैल्यू से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। यूक्लिड डिवीजन लेमा तभी काम यहाँ पर वर्क करेगा। ठीक है, हमने लिखे थे ना थोड़ी देर पहले कि यूक्लिड डिवीजन लेमा में A और B दो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तब दो पॉजिटिव इंटीजर होने के बाद तो उसमें दो होल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन से, Q और R। और वहां पर क्या था, R की वैल्यू B से लेस थी या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या थी आपकी 0 थी। तो वही चीज यहाँ पे है कि A हमेशा यहाँ पे बड़ा लिया जाएगा और B कैसा लिया जाएगा, हमेशा यहाँ पे छोटा लिया जाएगा 14। तो क्या करेंगे, डिवाइड लगाएं। अगर हम बात करें 14 के टेबल की, बच्चों टेबल से याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि आप जैसे आगे क्लासेस में चलते जाएंगे टेबल्स हम लोग मल्टीप्लिकेशन करने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। टेबल से याद होना बहुत जरूरी है, तो ध्यान रखिएगा टेबल आपको पता होने चाहिए। ओके, तो अगर हम बात करें 14 के टेबल में 117 से लेस कितने और आएगा बताइए, 14 8 जा 112। ओके, अगर हम बात करें 9 टाइम्स लेंगे तो 9 टाइम्स इससे बड़ा हो जाएगा, राइट। तो हमने 14 कितना लिया 112, और देखिए इसमें रिमाइंडर कितना बचता है हमारा, एंड द रिमाइंडर इज 5। अगर इसको मैं थोड़ा समराइज करूं तो A और B की वैल्यू तो हमने लिख ली, अगर यहाँ पे Q निकालेंगे तो Q कितना है 8 और R कितना है 5। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, एक स्टेप लिखेंगे, स्टेप 1, या स्टेप फर्स्ट भी कह सकते हैं इसको। और इसको हमें लिखना किस हिसाब से है, इसी हिसाब से लिखना है, A इक्वल्स टू BQ प्लस R। लिखो, अब आपने इसमें डिवीजन लगाया, क्या लगाया, 117 में 14 से डिवाइड लगाया, तो जैसे ही 117 में 14 से डिवाइड लगाया 8 टाइम्स गया, रिमाइंडर कितना बचा आपका 5। तो यहां पर हमारी A की वैल्यू कितनी है 117, ये किसके इक्वल BQ, तो मतलब 14 इंटू 8 और प्लस कितना है इसमें 5। तो यहाँ पे हमारा ये क्या है, ये वैल्यू क्या है हमारी R, ध्यान रहे क्या है R, और हमेशा किससे छोटी होती है, B से, इससे छोटी, राइट। तो स्टेप 1 होगा, लेकिन अभी हमारा इसमें HCF नहीं निकला। HCF में हमारा स्टेप इसमें दूसरा भी करना पड़ेगा। ध्यान रहे, कुछ नहीं करना है कि ये जो रिमाइंडर बचा हुआ है इसी रिमाइंडर से आपको क्या कर देना है, इस 14 में दोबारा से डिवाइड लगा दीजिए वंस मोर, ठीक है। 5 2 10, कितना बचा 4। अब ये आपने जो दूसरा स्टेप किया, इस दूसरे स्टेप को भी आप यहां लिखेंगे, एंड दैट इज स्टेप सेकंड। कितना हुआ ये, यहां पर A कितनी हो गई आपकी, ये हो गई आपकी 14, एंड दैट इज 5 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना 4। ये स्टेप 2 सेकंड हो गया आपका, राइट। सेम वे में अब जब यहां पर हम बात करेंगे क्या कि 4 से डिवाइड यहां लगाएंगे 5 में, तो 4 बन जा
4, रिमाइंडर कितना बचा 1। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप अगर हम लिखेंगे कितना होगा ये 5 इक्वल्स टू 4 इंटू 1 प्लस 1, रिमाइंडर कितना रह गया हमारा 1 यहाँ पर रहा। अब अगर हम इसके आगे की बात करें क्या कि यहाँ पर रिमाइंडर 1 रह गया, क्या ये खत्म हो गया? नहीं, अभी ये खत्म नहीं हुआ। अभी इसमें क्या होगा, तो अभी ये यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, और खत्म ना होने का कारण क्या है कि अभी यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 1 है। देन अगर हम बात करेंगे इस 1 से दोबारा डिवाइड लगाएंगे इस 4 में, तो कितने टाइम जाएगा 4 टाइम्स, और यहाँ पर रिमाइंडर हमारा कितना आएगा 0। ध्यान रहे बच्चों, जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक आपका ये क्वेश्चन पूरा नहीं होगा। तो यहाँ पे हम अगर हम स्टेप 4 की बात करें तो ये क्या होगा क्या कि 4 इक्वल्स टू 1 इंटू 4 प्लस 0, और जैसे ही यहाँ पर 0 आता है आपका क्वेश्चन फिनिश। क्वेश्चन फिनिश क्या कि आप देखिए यहाँ पर इनका कौन सा क्वेश्चन, ये 1 था, ये 1 ने जब 4 में डिवाइड लगाया तो क्वेश्चन कितना आया आपका 4 आया, और 1 4 जा कितना हुआ 4, रिमाइंडर कितना आया 0। तो अगर हम बात करें कि अब इसमें इन चारों स्टेप्स में से हमारा जो HCF था वो किसका, HCF ऑफ 1 1 7 एंड 14, तो ये कितना होगा दैट इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि इस 1 ने इस लास्ट वाले टर्म को पूरा काट कर रिमाइंडर कितना निकाला है हमारा 0 निकाला है। तो बच्चों इस तरह से अगर हमारे पास 2 नंबर्स दे रखे हैं तो उन दोनों नंबर्स का HCF अगर हमें इक्वल डिवीजन लेमा से निकालना है तो हमें स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 एक तरह से सॉल्यूशन करना पड़ेगा, और लास्ट तब तक करना पड़ेगा जब तक कि उसका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम इक्वल डिवीजन लेमा के HCF के कुछ क्वेश्चंस निकाल सकते हैं और उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व भी करेंगे। उसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी आएंगी, वर्ड प्रॉब्लम्स भी हम क्या करेंगे उनको यूज करेंगे और वर्ड प्रॉब्लम करना भी आपको सिखाएंगे। ओके बच्चों, तो आज फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको 2 चीज़ें सिखाई, और उन 2 चीज़ों में क्या था कि रियल नंबर्स क्या है, आपका लेमा क्या है, और इक्वल डिवीजन लेमा क्या है, और इक्वल डिवीजन लेमा से हम किस तरह से क्या फाइंड करते हैं, HCF फाइंड करते हैं, ये भी मैं आपको बताया। ओके, तो कल मिलते हैं, गुड डे।